ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अपन ऋतिकाल पढ़ रहे थे नगेंद्र वाली पुस्तक में से, और आप सबको पता है कि ऋतिकाल को हमने एकदम जहाँ से शुरू होती है कि किस प्रकार से ऋतिकाल शुरू होता है, ऋतिकाल का नामकरण क्या क्या है, किन किन विद्वानों ने क्या क्या नामकरण दिया है, नामकरण में क्या क्या समस्या आई है, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, और नगेंद्र जी ने अपना मत जो दिया था वो पढ़ा। जिसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी, जैसे ऋतिकाल की प्रवृत्तियाँ हमने पढ़ी। वैसे तो नोट्स के माध्यम में से हमने पूरा ऋतिकाल पढ़ा हुआ है, पूरा ऋतिकाल क्या, पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र, मतलब जितने भी जो भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है ना, एक बड़े से बड़े एग्जाम के लिए, छोटे से छोटे एग्जाम के लिए, सारे तथ्य हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन अब हमको एक इतिहास ग्रंथ पढ़ना था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी कुछ चीज़ें, तो इसलिए हम ये पढ़ रहे थे। जिसमें हमने जब कवियों को शुरू किया था तो हमने चिंतामणि त्रिपाठी को पढ़ लिया था। चिंतामणि त्रिपाठी को पढ़ने के बाद हमने कुमारमणि नाम से कवि पढ़े थे। सोमनाथ को भी पढ़ लिया था हमने कल। देव को पढ़ा था। देव बहुत बेहतरीन कवि है, और हमने खुद ने ही ये चीज़ पहले डिस्कस कर ली थी। ये तो नगेंद्र ने लिखा तो अच्छी बात है, लेकिन हमने कह दिया था कि हाँ यार, ऋतिकालीन ऋतिकाव्य जिन कवियों के कृतित्व के कारण प्रतिष्ठित हुआ है, उनमें से इनका नाम भी विशेषतः उल्लेखनीय है। ये पंक्तियाँ देव के बारे में कही गई है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है और हमेशा कहूँगा कि किसी भी पैराग्राफ की और किसी भी मुख्य कवि की प्रथम पंक्तियाँ और उस पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कम से कम उनको तो ज़रूर देख कर जाएँ, और अगर आपके सिलेबस में वो कवि लगा हुआ है तो उसको तो भी पूरा पढ़ के जाएँ। पूरा है ना। पूरा पढ़ने से तात्पर्य ये है कि आपके पास शुक्ल जी बुक रहती है, सबके पास, नगेंद्र भी सबके पास रहती है, और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास नगेंद्र रहती है, शुक्ल जी नहीं रहती, और शुक्ल जी रहती है तो नगेंद्र नहीं रहती। ठीक है, काम चल जाता है। पर मैं यकीन दिला के कहता हूँ आपको कि इन दोनों पुस्तक के अलावा तीसरी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है एग्जाम्स के लिए। अगर आप अपना खुद का ज्ञानवर्धन करना चाहते हो तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बुक खरीदो, राम कुमार वर्मा की खरीदो। इतने हज़ारों इतिहास ग्रंथ लिखे हुए हैं ना, आप उनको खरीद सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। परंतु अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपको डिसेंट नॉलेज के साथ, ताकि आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम कवर कर पाओ, तो ये दोनों बुक्स, और फिर हमारी सदाबहार है ही सही, फिर सरस्वती पांडे, और जब तीनों ही आपके बस में नहीं है तो फिर तो द ग्रेट कविराज का चैनल तो है ही सही। ठीक है जी 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 जी, अब आएगी मेरी आवाज़, ठीक है ना। तो हमने ये डिस्कस किया था कल तक कि देव ने क्या क्या लिखा है, सोमनाथ ने क्या क्या लिखा है, ठीक है, और भिखारी दास आदि हमको पढ़ने थे, ठीक है। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि सरस्वती पांडे और रामचंद्र शुक्ल नगेंद्र वाली पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है, जो सबके पास होती है, और इसके अलावा अन्य ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन तीनों ग्रंथों से पार नहीं पढ़ रहा, और फिर जो भी अन्य ग्रंथ उनसे पार नहीं पढ़ रहा, तो फिर तो हारे का सहारा, वो जिसे कहते हैं ना, बाबा श्याम हमारा वैसे कहते हैं, तो वैसे उनका एक जो दास है जिसे कविराज भी कहते हैं, फिर वो तो है ही सही। मतलब हम तो डिस्कस करेंगे इसे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को क्लियर करेंगे ही सही, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं आगे। भिखारी दास आज हमको पढ़ना था। कल हमने देव को भी पढ़ा था, सोमनाथ को भी पढ़ा था, इससे पहले कुलपति मिश्र को पढ़ा, कुमारमणि को पढ़ा, और ये वो सारे कवि हैं जो कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं या सर्वांग निरूपक कवि कहलाते हैं, और इनकी परिभाषाएं मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ। अब की चीज़ें हो सकता है आपको आसान लगने लग गई हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आसान नहीं है। वो चीज़ें आपको आसान इसलिए लगने लग गई है क्योंकि आप इतने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो ना, वरना लोगों को पता ही नहीं होता कि सर्वांग निरूपक शब्द क्या है, क्यों बना है ये शब्द, ऐसा है, किस लिए यूज़ हो रहा है ये टर्म, है ना। बट ये बहुत हार्ड टर्मिनोलॉजी है जो आपको पकड़ में आ रही है ना। भिखारी दास की बात करें हम तो रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवियों में आचार्य भिखारी दास का नाम सर्वाधिक सम्मान के साथ लिया जाता है, जो कि आपको खुद ये लाइन पढ़ने के पहले ही आपको ये बात पता थी, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं हम कि भिखारी दास जो है एक आचार्य के रूप में तो विख्यात है ही सही, अंतिम प्रसिद्ध आचार्य के रूप में भी विख्यात है। ये अंतिम कवि के रूप में विख्यात कुवाल है, पर अंतिम प्रसिद्ध आचार्य के रूप में विख्यात भिखारी दास है। और हमको ये पता है कि कुछ और पता हो चाहे न पता हो कि काव्य निर्णय, और ठीक है ना, ये इनकी पुस्तक है जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें एक प्रकार से सर्वांग निरूपक ग्रंथ है वो, तो उसकी वजह से इनको जाना जाता है। अब देखो क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि आचार्य भिखारी दास का नाम सर्वाधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित ट्योंगा नामक ग्राम के कायस्थ कुल में इनका जन्म हुआ था। इनका कविता काल इतना ठहरता है, जो कि 1725 से 1760 के बीच है। 1734 से लेकर 1750 तक ये प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति के आश्रम में रहे थे। तो ये दरबार पूछा जा सकता है कि हिंदूपति के आश्रम में रहे ही है, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। इनके ग्रंथ है 7 ग्रंथ है, इनमें से 7 के 7 तो आपको याद होंगे, मुझे पता है। रस सारांश आपने पढ़ा हुआ है, काव्य निर्णय पढ़ा हुआ है, श्रृंगार निर्णय पढ़ा हुआ है, छंदोर्णव पिंगल पढ़ा हुआ है, शब्द नाम, ठीक है ना,
और इसके अलावा ये देखो विष्णु पुराण, शतरंज शतिका, जिसमें से 4 ही इंपॉर्टेंट है, शुरू के महत्वपूर्ण है और ये क्रम से पूछा गया है, इधर से नेट में पूछा गया है, इधर से अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, पिछली बार पूछा था ना कि छंदा कौन सा समूह जिसमें भिखारीदास की रचनाएं हैं, तो ये वाला प्रश्न पूछा था यहाँ से। तो अभी तक जो पढ़ा उसमें सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है। इनमें से अंतिम 3 के नामों में स्पष्ट है कि ये क्रमशः शब्दकोश, विष्णु पुराण और भाषानुवाद तथा शतरंज के खेल से संबंधित है। शेष 4 का विषय काव्यांग विवेचन है। नाम से पता चल रहा है, श्रृंगार, निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल, ठीक है ना। काव्यांग विवेचन मतलब काव्य के किसी एक अंग को लेकर या काव्य के एक से अधिक अंगों को लेकर उनका विवेचन करना ही काव्यांग विवेचन कहलाता है। और इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि रस सारांश और श्रृंगार निर्णय के अंतर्गत रस की सामग्री, उनके भेदों, नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इनका आधार भानुदत्त की रस मंजरी है, रस तरंगिणी है और रुद्रभट्ट की श्रृंगार तिलक के अतिरिक्त केशव चिंतामणि, तोष आदि के एतद्विषय ग्रंथ भी रहे हैं। काव्य निर्णय में अब जिन ग्रंथों का मैंने नाम लिया है, भानु मिश्र की या भानुदत्त की, है ना, तो ये ग्रंथ आपके लिए नए नहीं है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि लगभग सभी बच्चे फेमस कोचिंग में ही पढ़ने जाते हैं। ये भी उन्हीं कोचिंग में गए पढ़ने जहाँ पे बाकी बच्चे गए थे, ठीक है ना। इन्होंने भी वही चिंतामणि, केशव घोष आदि का ग्रंथ भी थोड़ा सा पढ़ा, क्योंकि जो हमारे पहले लिखा जा चुका है लेटेस्ट, उनको भी हम पढ़ सकते हैं ना। और काव्य निर्णय में मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव, भानु मिश्र के अतिरिक्त केशव चिंतामणि, तोष आदि के अनेक पूर्ववर्ती रीति कवियों का आश्रय लेकर क्रमशः काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य पुरुष स्वरूप, काव्याभास, उत्तम काव्य के रचयिता के गुण, शब्द शक्ति, रस सामग्री, अपरांग, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, अलंकार, गुण, शब्द अलंकार, चित्रालंकार, तुक और दोष गंभीरता पूर्व विवेचन किया है इन्होंने, ठीक है ना। और छंदोर्णव, पिंगल में संस्कृत, प्राकृत तथा ब्रज भाषा में लिखे गए छंदो विवेचन विशेष के आधार पर छंद निरूपण अत्यंत विस्तार के साथ किया गया है। इन 4 ग्रंथों की रचना 1737 से लेकर 1750 के बीच में हुई है। रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि और मौलिक चिंतन इनके विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। अब ये बताओ, अब ये पंक्ति दूसरे पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति है या नहीं, आपके सामने लिखी हुई है। रीति निरूपण के क्षेत्र में, है ना, आलोचक दृष्टि से मौलिक चिंतन इनके विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषताएं कही जा सकती है। वीना जी एक बार बताओ मुझे, ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है या नहीं, एक बार बताओ आपके हिसाब से, ठीक है ना। टेलीग्राम पे जो भी सुन रहे हैं एक बार अनम्यूट करके वीना जी आप बताओ एक बार, अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो। रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि और मौलिक चिंतन इनके विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है, बताओ ये। आवाज़ नहीं आ रही मुझे, अगर कुछ बोल भी रहे हो तो आप। चलो ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं, अभी रुको। आवाज़ आ रही मेरी आपको? म्यूट हो अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यह महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और ये इसी साल पूछी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, कि रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि एवं मौलिक चिंतन इनके विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषताएं कही जा सकती है। यहाँ पे ये इनके किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये इनके शब्द आए भिखारी दास के लिए। ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में थे, देव भी थे, भिखारी दास भी थे, अन्य कवि भी थे। पर ये देखो किसी भी पैराग्राफ में भिखारी दास सिलेबस में था तो भिखारी दास के बारे में हमको नगेंद्र से शुक्ल जी से पढ़ना जरूरी था, बिल्कुल था, ठीक है ना। और ये पंक्तियाँ यहाँ से आ गई तो कोई नई बात है नहीं ना, क्योंकि अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ोगे, राम कुमार वर्मा पढ़ोगे, मिश्र बंधु पढ़ोगे तो उनको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, उनके तो कथन खुद इन्होंने दे रखे हैं अपनी पुस्तक के अंदर, खुद ने उनका नाम ले लेकर। इसलिए नगेंद्र वाली पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण है कि रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि और मौलिक चिंतन इनके विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। रीति काल के अंतर्गत संभव तो यही सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती हिंदी काव्य का पूरा अध्ययन करके, सम्यक अध्ययन करके, इनमें से तद अनुरूप उदाहरणों के चयन द्वारा अपनी आलोचना दृष्टि का परिचय नहीं दिया है, अपितु आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास भी एक प्रकार से किया है। काव्य के प्रयोजनों के प्रसंग में प्रत्येक के भीतर आने वाली हिंदी की विशिष्ट रचनाओं के रचयिताओं का नाम उल्लेख वो विभिन्न काव्य दोषों के लिए हिंदी कवियों की रचनाओं का उदाहरण रूप में चयन इनका पुष्ट प्रमाण है। इसके अतिरिक्त 91 अलंकारों और 92 मूल अलंकारों के आधार पर वर्गीकरण तथा वामन सम्मत 10 गुणों का तथा 4 वर्गों में अवस्थानुसार नायिका और स्वाधीन पति का आदि 8 भेदों का 2 वर्गों में विभाजन प्रस्तुत करके इन्होंने अपने मौलिक चिंतन का ही परिचय नहीं दिया है, बल्कि श्रृंगार के सम और मिश्रित, सामान्य और संयोग तथा नायक जन्य और नायिका जन्य के नाम से नए ढंग से भेद प्रस्तुत कर यह भी प्रकट किया है कि ये कितनी गहराई तक जा सकते हैं।
इधर ब्रजभाषा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में ग्रहण कर इन्होंने इसका विवेचन जिस प्रकार से किया है वह यह सहज ही प्रकट कर देता है कि इनकी पकड़ कितनी पैनी थी। इसी भांति छंद विवेचन में संस्कृत प्राकृत ग्रंथों में प्रस्तुत छंदों के अतिरिक्त नवीन छंदों का निरूपण इनकी दृष्टि की व्यापकता का द्योतक है। इसमें संदेह नहीं कि इन्होंने जो कुछ कहा है उसके साथ पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है, परंतु परंपरा के उल्लंघन के साथ कतिपय स्थलों पर विवेचन, मतलब ये नगेंद्र बात कर रहे हैं, इनकी क्या कह रहे हैं कि सहमत नहीं हुआ जा सकता है तथा परंपरा के उल्लंघन के साथ कतिपय स्थलों पर विवेचन की अव्यवस्था एवं अपूर्णता के साथ कारण इनका आचार्य कर्म अपने आप में पूर्ण एवं निर्दोष नहीं रह पाया, तथापि सरस और सुबोध लक्षण ग्रंथों के कारण यथास्थान ब्रजभाषा गद्य में तिलक देकर इन्होंने अपने विषय के मनोयोग से स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के बाद इनके आचार्यत्व की विशेषता ही बताई है, कुछ कमियां भी बताई है जो कि डिसेंट कमियां थी, जो कि सामान्य थी, उनकी भी बात यहाँ पर नगेंद्र जी ने की है। और जहाँ मेरी बात सुना आप कि नगेंद्र जी का जो इतिहास ग्रंथ है ना, ये पूरा का पूरा नगेंद्र जी ने नहीं लिखा है। नगेंद्र जी संपादक है, अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग बड़े बड़े आलोचकों ने इस पुस्तक को लिखने में सहायता की है। नगेंद्र जी ने हो सकता है इसमें 1 या 2 चैप्टर लिखे हैं जो कि इसके शुरुआत में दिया हुआ है, इसलिए कभी भी प्रश्न ये आने की गुंजाइश नहीं रहती इस पुस्तक में से ये पंक्तियाँ किसकी है। ठीक है ना, जैसे नगेंद्र जी ने इस पुस्तक में लिखा है भूमिका, ठीक है ना, काल विभाजन, नामकरण, रीतिकाल की उपलब्धियाँ और उपसंहार, ये चारों चीज़ें लिखी है नगेंद्र जी ने इस पुस्तक में। इसके अलावा इस पुस्तक में नगेंद्र जी ने लिखा है ठीक है ना, इसके अलावा तो बाकी उत्तर आधुनिक विमर्श वगैरह ये सब हरदयाल ने लिखा है, क्योंकि हरदयाल भी इसके सह संपादक थे इसलिए। ठीक है ना, ठीक है, बाकी तो और मोटा मोटा उन्होंने शायद कुछ नहीं लिखा, लेकिन हाँ ये है जो उन्होंने इन चीज़ों को ग्रहण करके यहाँ से ये प्रवृत्तियाँ लेकर जिन्होंने भी लिखा है उसके बाद फिर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखा है साथ में, ऐसा। इसलिए इस पुस्तक में से ये कथन आना बहुत कम चांस रहता है कि ये कथन किसका है या नगेंद्र का कथन है क्या। नगेंद्र के सिर्फ वही कथन पूछे जाते हैं जो उनकी खुद की पुस्तक में से हो, न कि आलोचना ग्रंथों में से, है ना। तो इसलिए हम पढ़ रहे थे आगे। अब अगले कवि, ये यहाँ तक हो चुका था हमारा भिखारी दास के बारे में, कि जहाँ तक भिखारी दास के कवित्व का प्रश्न है वो भी इन्हें प्रथम श्रेणी के कवियों में प्रतिष्ठित करता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार से कवि की बात की जा रही है, तो आचार्यत्व की दृष्टि से और काव्यत्व की दृष्टि से। तो काव्यत्व की दृष्टि से भी भाई ये किस कवियों में आते हैं, प्रथम श्रेणी के कवि में। काव्य प्रकाश के आधार पर इन्होंने जिस रसध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है उसका सर्वोच्च निर्वाह इनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये रही है कि ध्वनि परक होने पर भी इनमें किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं आ पाई है। सीधे सरल बिंबों की, अब देखो ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो जाती है कि सबसे बड़ी विशेषता तो ये रही है कि ध्वनि परक होने पर भी इनमें किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं आ पाई है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो जाती है कि ये भिखारी दास के लिए कही गई पंक्तियाँ हैं। ये सीधे सरल बिंबों की अनुरंजकता से इन्होंने उन्हें मर्मस्पर्शी बनाया है। दूसरी ओर इनकी भाषा व्याकरण और सौष्ठव दोनों ही दृष्टियों से परिमार्जित है। विषयानुरूप संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का ही इन्होंने प्रयोग नहीं किया है, अपितु अरबी और फारसी की शब्दावली को भी बिना किसी संकोच से ग्रहण किया है। वास्तव में शब्द चयन इनकी कविता में कुछ इस प्रकार से हुआ है कि प्रत्येक शब्द के अर्थ में निहित विशिष्ट व्यंग्य सूक्ष्म होता हुआ भी भाव को रस कोटि तक पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में इनके काव्य में भाव और भाषा अथवा बिंब और उसकी अभिव्यक्ति का सहज एवं स्वाभाविक सामंजस्य हुआ है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे एक छंद भी दिया हुआ है कि अरविंद प्रफुल्लित देख के भोर अचानक जाए अरे पे अरे, है ना। और बहुत बढ़िया एकदम कि बनमाल थली लख के मृग सावक दौरे बिहार करे पे करे, कि अरविंद प्रफुल्लित देख के भोर अचानक जाई अरे पे अरे। बनमाल वन का माली, बनमाल थली पे लखी के मृग सावक दोरी बिहार करे पे करे। और सरसी ढिंग पाई के व्याकुल मीन हुलास सो कूदी परे पे परे। अवलोकी गोपाल को दासु जो यो अखियाँ तज लाज ढरे पे ढरे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पंक्तियाँ इन्होंने अभिव्यक्त की है कहीं ना कहीं, किस प्रकार से कि दूसरे शब्दों में इनके काव्य में भाव और भाषा अथवा बिंब, तो बिंब भी है ना एक प्रकार से। देखो पहले में देखो किस प्रकार से ये अरविंद यानी कमल को देख कर प्रफुल्लित होने की बात की जा रही है, और भोर अचानक जाई पे अरे, है ना। तो भंवरों की बात की जा रही है कि भंवरे किस प्रकार से अरविंद के पास जाते हैं। वनमाली की बात की जा रही है जो कि
बगीचे में रहता है ना, तो बगीचे में क्या है मृग शावक है वहाँ पे, तो वो विहार कर रहे हैं एक प्रकार से, दौड़ दौड़ कर है ना, दौड़। और इसके अलावा नीचे मीन मछली की बात की जा रही है, और उसके नीचे कहा गया है खुद तो गोपाल का दास, इनके भगवान का दास बताते हो कह रही हैं कि अखियाँ तजी लाज ढरे पे ढरे, है ना। तो इस प्रकार से बिंब और भाव और भाषा की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से हो रही है। भिखारी दास की पंक्तियाँ हैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि होती तो ये एग्जाम में दिख जाती कहीं ना कहीं। तो ये हमने भिखारी दास के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा कि महत्वपूर्ण है तो इनकी रचना है रस सारांश छंदोर्णो पिंगल काव्य काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय, ठीक है ना। ये 4 पंक्तियाँ 4 रचना इंपॉर्टेंट है। और इनका जो राजा का नाम था जहाँ पे इनका आश्रय था हिंदुपति सिंह, राजा हिंदुपति सिंह के आश्रय में थे ये। और इसके अलावा तो बस ये है कि सर्वांग निरूपक आचार्य हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी हमने पंक्तियाँ देख ही ली जो कि एग्जाम में आई हुई है। रसिक गोविंद, ठीक है। बाकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पुस्तक है ना वो तो शुक्ल जी वाली है ही से, वो भी अपन स्टार्ट करेंगे इसी वीक में, स्टार्ट करेंगे पक्का, उसका भी टाइम थोड़ा सा देख लेंगे। रसिक गोविंद अगले कवि हैं। रसिक गोविंद चूँकि उतने महत्वपूर्ण कवि नहीं है, इसलिए हम इनको थोड़ा सा उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम के होगा। ये कि रीतिकाल के अंतर्गत जिन भक्तों ने आचार्य कर्म द्वारा रीति साहित्य को समृद्ध किया है, आचार्य कर्म के द्वारा, उसमें रसिक गोविंद का नाम विशेष रूप से लिया गया है। इनका जन्म 1743 के आसपास ठहरता है और राजस्थान से इनका संबंध जयपुर नगर में नाटानी गोत्रीय खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि देवी प्रकोप या राज प्रकोप के कारण संपत्ति नष्ट हो जाने पर ये वृंदावन चले गए थे और निम्बाग संप्रदाय और हरिव्यासीय गद्य की परंपरा के सर्वेश्वरण देवाचार्य के शिष्य बनकर रहने लगे थे। ये बिल्कुल काम का नहीं है यहाँ तक हमारे। इनके ग्रंथ दिए हुए हैं 10 ग्रंथ। क्या ग्रंथ है कि रामायण सूचनिका, कली जुगरासो, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध, युगल रस माधुरी पदावली, रसिक गोविंदा नंदन, ठीक है, पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका और रसिक गोविंद, ठीक है। तो इनमें से प्रथम 8 ही आज उपलब्ध है। इनके ग्रंथ भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने मतलब अन्य कवि हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ठहर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मोटा मोटा याद रखना, देख जरूर लेना, शकल देख लेना, बस याद रखना। रामायण सूचनिका देख लेना, जैसे पहला नाम दिया हुआ है तो, है ना। इसके अलावा आज उपलब्ध है और तो बाकी तो ठीक है। अंत में कुछ दिया हुआ है कि उपलब्ध ग्रंथों में केवल गोविंदानंद घन और पिंगल ही रीति ग्रंथ शेष भक्ति अथवा नीति विषयक छोटी बड़ी रचना है। गोविंदानंद घन के बारे में दे रखा है इसके बारे में कि गोविंदा आनंद घन 4 प्रबंधों में विशाल विभक्त काय विशाल ग्रंथ है ये, ठीक है ना, ठीक है। प्रथम प्रबंध के अंतर्गत रस लक्षण, रसों के भेद उपभेद, प्रत्येक रस के विभाव अनुभव, सात्विक संचारी स्थायी भावों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। तो याद रखना गोविंद आनंद घन रचना किसकी है, रसिक गोविंद की है ये ना। वैसे भी नाम से पता चल जाएगा, रसिक गोविंद की पुस्तक हो जाएगी गोविंद आनंद घन। रामायण सूचनिका हो जाएगी। सर्वांग निरूपक ग्रंथों की सूची में, सर्वांग निरूपक कवियों की सूची में इनका नाम लिया गया है नगेंद्र की पुस्तक में, अर्थात ये भी सर्वांग निरूपक कवि कहलाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा बीच में कुछ दिया हुआ इनके बारे में तो देखते हैं इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर अगले कवि की तरफ चलते हैं कि इनके साथ ही स्थान स्थान पर काव्य लक्षण, काव्य भेद, सप्त शक्ति आदि के विषय में भी इसके रचयिता का दृष्टिकोण व्यक्त हो पाया है। ये भी अपने काम का नहीं है। और ख़त्म कहाँ हो पाता है इसको देखते हैं अपन कि क्योंकि ग्रंथकार के अपने छंद एक तो संख्या में बहुत कम है और उस पर भी उसमें कवित्व अत्यंत साधारण कोटि का है। वैसे भी उसके अन्य ग्रंथ भी इस दृष्टि से साधारण ही है। गोविंद आनंद घन का यह अंश अनेक आचार्य और कवित्व के सामान्य जानकारी के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है ना। तो गोविंद आनंद घन में से पंक्तियाँ दी हुई है जो कि काव्य से संबंधित है, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ होता है ना, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की पंक्तियाँ होती है उससे संबंधित है, तो याद रखना ये भी। उपमेय को जहाँ साधारण धर्म करके और उपमान के सादृश्य कीजिए सो उपमा, जाकी सादृश्यता दीजिए सो उपमान, जाको सादृश्य दीजिए सो उपमेय, है ना। और की सादृश्यता दिखावे सो वाचक पद, दो उनकी लक्ष्मी, और की जो सादृश्यता सो साधारण धर्म। तो ये वही एक प्रकार से उदाहरण दे रखा है, ये किसी भी उपमा अलंकार का है ना। तो उपमा अलंकार के बारे में विस्तार से बता रखा है, क्योंकि काव्यशास्त्र ग्रंथों में एक प्रकार से व्याकरण ग्रंथ ही लिख रहे हैं ना, देखा जाए तो ये, अर्थात व्याकरण ग्रंथ समझ सकते हो उसको, या फिर यूँ कह सकते हैं जैसे कि अब अगर अलंकार ग्रंथ लिख रहे हैं तो अलंकारों के बारे में बताना पड़ेगा उनको कि अलंकार की परिभाषा क्या है, शब्द अलंकार कौन से होते हैं, अर्थ अलंकार, और उनमें विशेष अलंकार बताने पड़ेंगे। और उस समय की भाषा ऐसी होती थी, है ना। तो ये अपने काम का नहीं है वैसे तो। और एक पंक्तियाँ दे रखी है यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार की। पूर्णोपमा अलंकार वही होता है जिसमें चारों अंग विद्यमान होते हैं ना, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ठीक है ना, वाचक धर्म जिसे कहते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण पद और वाचक धर्म।
तो ये पूर्ण उपमा अलंकार का एक पंक्तियाँ दे रखी है कि मद गजराज किसी चाल चले बंद बंद पद अरबिंद से सुछंद सुकुमार है और केहरी की कटी ऐसी क्षीण कटी पीन कुछ हेम कुंभ से है कंठ कंबु सो सुधार है धनु सुसी बाकी बोह बनी है गोविंद दृग। देखो गोविंद, अभी तो गोविंद अपने खुद के लिए आ गया है, रसिक गोविंद। कवियों की आदत होती है अपना नाम बीच में डालने की, है ना। गोविंद दृग मृग कैसे चख मुख चंद ऐसे चार है और चतुर बिहारी एक प्यारी में तिहारी जाके अंगनी की सुषमा की उपमा अपमा रहे हैं ना। तो एक प्रकार से ये अंगनी की सुषमा की उपमा अपार है कि कितनी उपमाएं दो, सभी उपमाएं जो है वो अपार उपमाएं एक प्रकार से। तो ये श्रृंगार रस से संबंधित कह सकते हैं, निकटवर्ती। तो ये इनका एक छंद हो जाएगा जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। रसिक गोविंद को हमने पढ़ा तो ये सर्वांग निरूपक कवि हैं और इनके ग्रंथ है 10, जिसमें से रामायण सूचनिका हमने पढ़ लिया और गोविंद आनंद घन हमने पढ़ लिया। बाकी नाम और शक्ल एक बार इनका देख जाना, इनकी रचनाएं बस, और इतना सा ही महत्वपूर्ण है और कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रताप शाही की रीतिकाल के अंतर्गत कवि, रीतिकार और टीकाकार के रूप में प्रताप शाही का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है। ये बुंदेलखंड निवासी, अब देखो ये प्रथम पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पैराग्राफ की प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ महत्वपूर्ण होती है अगर बड़ा कवि है तो कौन ऐसे कवि हैं जो कवि, रीतिकार और टीकाकार के रूप में प्रताप शाही का नाम जाना जाता है। ये बुंदेलखंड निवासी रत्नेश बंदीजन के पुत्र थे तथा चरखारी नरेश महाराज विक्रम सिंह के आश्रय में रहते थे। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये पन्ना के महाराजा छत्रसाल के आश्रय में रहे थे। इनका रचनाकाल 1823 और 1843 के बीच माना जाता है। इनके द्वारा रचे गए 8 ग्रंथ बताए गए हैं। अब 8 ग्रंथों में कौन कौन से? जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी आपने सुना हुआ है, श्रृंगार शिरोमणि भी आप जानते हैं, अलंकार चिंतामणि तो आप सबने फेवरेट होगा, काव्य विनोद, जुगल नक्षिक, रस चंद्रिका। अब देखो काव्य विनोद आया है यहाँ पे भाई, तो काव्य करते हुए विनोद कौन करते थे? प्रताप शाही। लेकिन सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार काव्य विनोद सुजान विनोद, नहीं, सुजान विनोद जो है वो देव की रचना है, हम पढ़ चुके हैं। सुजान विलास सोमनाथ की रचना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये काव्य विनोद है, महत्वपूर्ण है ये प्रताप शाही की। और यकीन कीजिए आप मेरा, अगर आपके सिलेबस में प्रताप शाही नहीं है या कोई भी कवि जो सिलेबस में नहीं है ना, आलोचक ना ग्रंथ उसके बारे में से, मतलब आलोचना का कोई कथन है जो उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं आएगा, 200% यकीन कीजिए आप मेरा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कभी नहीं आएगा। और अगर आएगा तो वो सिर्फ उसी कवि से आएगा जो एक महत्वपूर्ण कवि हैं, जो अपनी एक छवि रखता है, जो कि गिनती के 8-10 कवि होते हैं, जो कि रीतिकाल में भी उतने ही है, भक्ति काल में भी उतने ही है, आदिकाल में तो बहुत कम है और आधुनिक काल में तो है लेकिन कमी है उसमें भी, है ना। तो ये याद रखिएगा आप। इसलिए रचनाएं महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा उस कवि की प्रकृति याद कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इनकी रचनाएं पढ़ी हमने, ये जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी महत्वपूर्ण है, श्रृंगार शिरोमणि महत्वपूर्ण है, काव्य विनोद महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा अलंकार चिंतामणि देख जाना। बस याद रखना कि अलंकार चिंतामणि की तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रताप शाही की है। प्रताप शाही जो है एक प्रकार से सर्वांग निरूपक कवि है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जसवंत सिंह के भाषाभूषण, मतीराम के रसराज और बलभद्र के नक्शिक और बिहारी के सत्सई की टीकाएं भी लिखी है इन्होंने, है ना। तो महत्वपूर्ण हो जाएगा कि प्रताप शाही के बारे में कभी आए तो। टीकाओं के इतर ग्रंथों में इन्होंने काव्य विलास और व्यंग्यार्थ कौमुदी ही उपलब्ध है आज के टाइम पे, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नहीं हो जाते ऑटोमेटिक ही, 2 ही इंपॉर्टेंट है अब तो। व्यंग्यार्थ कौमुदी के अंतर्गत शब्द शक्ति, अलंकार स्वरूप, है ना, व्यंग्यार्थ महत्व को स्पष्ट करते हुए भानुदत्त मिश्र के आधार पर नायक नायिका भेद के लक्षण और स्वरचित उदाहरण देकर भीतर नायक नायिका भेद, शब्द शक्ति, अलंकार विशेष उदाहरण दिया गया है। अर्थात प्रथम नंबर पे ये नायक नायिका भेद ग्रंथ भी है, परंतु इसमें अन्य काव्य के गुणों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। लेकिन काव्य विलास देखो, आप काव्य विलास में सभी गुणों का दिया हुआ है, जो भी काव्य के लक्षण, प्रयोजन, काव्य हेतु है। तो सर्वांग निरूपक कवि क्यों है? इसलिए है ये, ठीक है ना। काव्य विलास हो गया और व्यंग्यार्थ कौमुदी हो गया। उसके अलावा नीचे अगला पैराग्राफ दे रखा है कि रीति निरूपण की दृष्टि से प्रताप शाही के उक्त 2 ग्रंथों की परीक्षा की जाए तो कहना होगा कि इन्होंने विश्वनाथ और पंडित राज जैसे आचार्यों के मतों को अनेक स्थलों पर उद्धृत कर अपने विवेचन का आधार पुष्ट एवं व्यापक बनाने की चेष्टा की है, किंतु उन्होंने भली भांति समझ न सकने के कारण ये कहीं कहीं ठीक लक्षण नहीं दे पाए हैं। कुलपति में से यद्यपि सधे हुए आचार्य हैं, तथापि इन्होंने उनका जो आश्रय लिया है वो उनके विवेचन की विशेषताओं को पुष्ट करने की स्थान पर अपने इनमें आत्मविश्वास के अभाव तथा इसके अध्ययन और चिंतन की गहराई की न्यूनता को अधिक प्रकट करता है। हाँ, व्यंग्यार्थ कौमुदी में इन्होंने जो नायक नायिका भेद विवेचन प्रस्तुत किया है वह अपेक्षाकृत स्वच्छ अवश्य है, किंतु उनमें भानुदत्त मिश्र की रसमंजरी और हिंदी के पूर्ववर्ती विभिन्न रीतिकारों बिल्कुल काम कर नहीं है। इसको अपन छोड़ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगले पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति देखो आप
कि रीति निरूपण की दृष्टि से ये जितने शिथिल दृष्टिकोण होते हैं काव्य रचना में उतने ही समर्थ कहे जा सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगर प्रताप शाही किसी के सिलेबस में लगा हो तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये भाई, कि रीति निरूपण में जितने शिथिल दिखते हैं ना काव्य रचना में नहीं है, काव्य रचना में तो उतने ही समर्थ है ये। तो प्रताप शाही के बारे में कही गई पंक्तियाँ ये याद रखना आप ये, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी पंक्तियाँ। और हम अमीरदास पे आ सकते हैं, और अमीरदास के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि अमीरदास जो है, इन्होंने इस काल में जिन भक्तों ने रीति निरूपण किया है उसमें निर्गुण धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्यों में अमीरदास का नाम लिया जाता है। अर्थात इस काल में जिन भक्तों ने, अर्थात कुछ लोग तो भक्त भी तो रहे होंगे ना, और जिन्होंने रीति निरूपण किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति काल चल रहा था, भक्ति काल चलता चलता नीचे आया और खत्म होने से बहुत पहले ही रीति निरूपण स्टार्ट हो गया। तो रीति निरूपण और भक्ति काल एक साथ चल रहा है, तो कुछ कवि तो भक्ति काल और रीति काल के सेम भी रहे होंगे। जैसे केशवदास देखो आप, एक प्रकार से भक्ति कालीन रचनाएं भी लिखी है, रीति निरूपण रचनाएं भी लिखी है। नंददास जी देखो आप, ऐसा है, ठीक है। इस काल में जिन भक्तों ने रीति निरूपण किया है उनमें निर्गुण धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्यों में अमीरदास का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जन्म जब भी होता है हमको नहीं मतलब, इनके गुरु रामदास के शिष्य थे, ये गुरु रामदास के शिष्य थे और उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। अमीरदास जो है, अमीर लोग जो है उदासी को ज़्यादा चाहते हैं, तो उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। बाद में इन्होंने अमृतसर के कटरा लोहगढ़ में अपनी गद्दी स्थापित की थी। पटियाला के राज दरबार में इनका घनिष्ठ संबंध है। कभी प्रश्न आ जाए बाई चांस तो ठीक है, बाकी तो 12 ग्रंथ हैं इनके। सभा मंडन नाम से ग्रंथ पूछा गया है, नहीं पूछा गया आप तो ये बताओ, है ना। अमीरदास का जो है सभा मंडन पूछा गया है, क्योंकि ऐसे कवि, एक बार बताओ, ऋतिक काल का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही होता है कि वो गौण कवियों से प्रश्न जरूर पूछता है, क्योंकि मुख्य कवि तो आप सब पढ़ के जाते ही है ना। और आप कहोगे यार गौण कवि से क्यों पूछता है जब उसके पास महत्वपूर्ण कवि है, तो क्योंकि एक की प्रश्न थोड़े दिया जा सकता है ऋतिक काल में से, ऐसा है। ऋतिक काल अपने आप में एक पूरा युग है, पूरे युग बोध की अभिव्यक्ति करता है वो, तो सभी मुख्य प्रश्न तो नहीं पूछे जा सकते ना, कुछ गौण प्रश्न भी पूछे जाने जरूरी होते हैं, ऐसा है। तो वही वाली बात है, तो सभा मंडन इम्पोर्टेंट है। और व्रत चंद्रोदय, ब्रज विलास सतजयी इनकी रचनाएं, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भाव रत्नाकर, ठीक है, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वेद कल्पतरु तथा अश्व संहिता प्रकाश, इनमें से प्रथम 5 और अंतिम 2 रचनाएं उपलब्ध है। शेष का उल्लेख या तो इन्होंने अपने ग्रंथों में किया है या फिर खोज रिपोर्टों में हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1868 के आसपास ठहरती है। इनके उपलब्ध ग्रंथ कुछ दे रखे हैं जो भी अपने काम के बिल्कुल भी नहीं है। और सर्वांग निरूपण कवियों में अमीरदास का नाम लिया है नगेंद्र ने, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है। और सभा मंडन नाम से इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाकी और कुछ इनके बारे में पढ़ना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। अगले पेज पे देखो आप, इनके बारे में कुछ दे रखा है तो कि ठीक है, वो टीका वगैरह दे रखा है। ग्वाल को पढ़ता है, अगले कवि है ग्वाल, ठीक है। अब ग्वाल जो है वो हमको पता है कि कवित्व और आचार्यत्व का सम्यक निर्वाह करने वाले इस युग के अंतिम चरण के सर्वांग निरूपक कवियों में ग्वाल का स्थान अन्यतम कहा जा सकता है। अर्थात जो हम बात इतने देर से कर रहे थे या इतने दिनों से कर रहे थे, अंतिम कवि, अंतिम आचार्य ग्वाल है, ग्वाल है, ग्वाल है। अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर है, अंतिम प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास है। तो ये खुद नगेंद्र जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो कवित्व और आचार्यत्व का सम्यक निर्वाह करने वाले युग के अंतिम चरण के सर्वांग निरूपक कवियों में ग्वाल का स्थान अन्यतम कहा जा सकता है। 1791 के आसपास सेवा राय नामक बर्मा भट्ट के यहाँ पे वृंदावन में जिनका जन्म हुआ था, ये मथुरा में आकर बस गए थे। इन्होंने आरंभिक शिक्षा राधा वल्लभी गोस्वामी दयालाल के ग्रहण की थी और काव्यशास्त्र का अध्ययन करके ननिहाल में रह गए थे। ये बरेली निवासी खुशहाल राय इनके काव्य गुरु थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। इनका स्वर्गवास 1868 में होता है, जो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। इनकी रचनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हम सबने पढ़ी है कि इनके मुख्य रूप से 16 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। जिसमें से रसिकानंद आपने पढ़ा है, कवि दर्पण पढ़ा है, बलवीर विनोद, साहित्यानंद, गुरु पचासा, पुस्तक प्रकाश, प्रस्तार प्रकाश, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, हमीर हट। तो देखो हमीर हट आपको पता है, चंद्रशेखर की रचना पढ़ते ही हैं हम तो, पर हम तो ये भी पढ़ते हैं कि हाँ ग्वाल की भी एक रचना हमीर हट है। तो ये आपको विशेष महत्वपूर्ण याद रखनी पड़ेगी। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो 200% डिलीट होगा, करवाएंगे हम डिलीट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नगेंद्र वाली पुस्तक में नाम लिखा हुआ है, ऐसा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि दोनों ऑप्शन में आए। लेकिन रसिकानंद जरूर याद रखना कि रसिकानंद नाम से जो पुस्तक है वो रसिक गोविंद की नहीं है, बल्कि किसकी पुस्तक है वो, ग्वाल कवि की। बल्कि रसिकानंद की तो वो पुस्तक पढ़ी थी ना अपने, रसिक गोविंद की तो गोविंदानंद घन है ना, तो वो महत्वपूर्ण है। लेकिन रसिकानंद जो पुस्तक है वो है अपने ग्वाल कवि की। और इसके अलावा
हमीर हट, भक्त भावन, कुब्जाष्टक वगैरह ये हो ही गई। कवि हृदय विनोद देख लेना, कभी बाई चांस पूछ ले भूरा बिसरा अगर उसका मन हो तो, ग्वाल कवि की कवि हृदय विनोद, क्योंकि हृदय में हमारे बसे हुए हैं। कौन बसे हुए हैं? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कौन थे? ग्वाल। ठीक है। पहले कर प्रणाम नंद को, समाचार सब दीजो, और वहाँ वृषभानु गोपसु जाय सकल सुधि लीजो, श्रीधामा ग्वालन, श्रीधामा आदिक ग्वालन सो मेरे हूँ तो भेटियो। तो कहते हैं ना कि श्रीधामा सभी ग्वालों से जाकर मेरी तरफ से भेंट जरूर करना, कर जा रहे हो तुम उधो तो ये जरूर काम करना है ना। और सुख संदेश सुनाए हमारो, ग्वालन को दुख मेटियो। इस प्रकार से पंक्तियाँ मिलती है। ये भ्रमर गीत की पहली पंक्तियाँ हैं, ये जो सर्वप्रथम पंक्तियाँ जो आती है ना भ्रमर गीत सार की। तो ये कवि हृदय विनोद ग्वाल की पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रथम 6 लक्षण ग्रंथ है तथा शेष लक्ष्य अथवा अनुवाद है। लक्ष्य ग्रंथों में हम मेरठ और विजय विनोद ये बिल्कुल काम का नहीं है हमारे। इसके अलावा अन्य रचनाओं के बारे में बता रखा जो भी बिल्कुल काम का नहीं है हमारे। अगली जो पैराग्राफ उसकी 2 पंक्तियाँ देख लेते हैं। पहली कि निरूपण शैली और विवेचन के प्रौढ़ता की दृष्टि से यद्यपि उक्त सभी ग्रंथों का महत्व है, फिर भी विषय की व्यापकता और इतर लक्षण ग्रंथों की मुख्य सामग्री में अपने भीतर समाहित कर लेने के कारण साहित्यानंद को सर्वाधिक महत्व दिया जा सकता है। अर्थात साहित्यानंद नाम से जो ग्रंथ किसका है वो उसका ही है जिसने रसिकानंद लिखा है। तो साहित्यानंद, रसिकानंद, ग्वाल कवि। ठीक है। बाकी महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कुछ इनके बारे में दे रखा है कि टीका वगैरह, तो ये भी काम का नहीं है अपने। नीचे देखते हैं कुछ और। ठीक है। जहाँ इनके बारे में ख़त्म हो रहा है वहाँ पे शुरू अंत की 2-4 पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं अपन कि परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि इन्होंने पेज नंबर 300 पे बीच में से है ना, कि परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि, चलो इसके ऊपर से पढ़ते हैं थोड़ा सा। जहाँ ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना 300 पेज नंबर सबसे ऊपर से है ना, कि इनकी भाषा में ओज और चमत्कार पर्याप्त है। संस्कृत, अरबी, फारसी, पंजाबी आदि के शब्दावली के स्वच्छ प्रयोग से इनकी अभिव्यक्ति सशक्त बन गई है। फिर भी कल्पना, वैभव और बिंब योजना का वैसा उत्कर्ष इनके रचनाओं में नहीं उपलब्ध हो पाता है जैसा कि देव, पद्माकर जैसे रीतिकाल के अंतिम चरण के कवियों की रचनाओं में देखने को मिलता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इनका समस्त काव्यहीन कोटि का है। रस का परिपाक इनकी रचनाओं में सम्यक रूप से तो हुआ ही है, अभिव्यंजना कौशल भी सर्वत्र देखने को मिलता है। षड ऋतु वर्णन तो इन्होंने इतने मनोयोग से किया है कि गुण और परिमाण की दृष्टि से इस युग के बहुत कम कवि उस सीमा तक पहुँच पाए हैं। भक्ति, नीति, राज प्रशस्ति परक रचनाओं में भी ये इस काल के कवियों से किसी भी प्रकार से हेटे नहीं है। इनकी काव्य रचना के उदाहरण के रूप में नायिका का वर्णन दिया हुआ है। यहाँ पे नायिका का वर्णन कैसे दिया हुआ है कि धारी है इजार गुल बदन बहार वारी, प्यारी छवि झूलन इजार बंद छोर की, और सेत करत सो जालदार जुरती है अंग। अच्छा, सेत कुर्ती सो जालदार, देखो अब जालीदार कुर्ती की बात कर रहा है यहाँ पे कवि। रति हूँ न लागे उर बसी गही जोर की, और ग्वाल कवि जाने रूप आगे रूप रंक भयो, बंक भ्रकुटी में भरी घात चित चोर की, और 3 ताल द्वे के तान लेत है तिलोत्तमा की, और देत तन लाल इक लाई तार तार की। तो तार तार वाली जो पंक्तियाँ हैं किसकी है? ग्वाल कवि की है। उतनी महत्वपूर्ण नहीं बैठती है, पर यह नायिका वर्णन का एक पद दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ तक हमने सर्वांग निरूपक कवि पढ़े, जिसमें से गौण कवियों में अमीरदास को पढ़ा हमने, इधर से हमने कुमार मणि को भी पढ़ा था, प्रताप शाही को आप सब जानते ही हो, ग्वाल कवि आपके फेवरेट है ही सही। भिखारी दास को हमने पढ़ा, देव को पढ़ा, चिंतामणि को भी हमने पढ़ा है। तो ये सर्वांग निरूपक कवि है जिन्होंने सर्वांग निरूपक ग्रंथ लिखे हैं या काव्य के सभी अंगों पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें हमने तोष का नाम नहीं पढ़ा है क्योंकि तोष की सुधा निधि अपने आप में वह रस निरूपक ग्रंथ है। अब हम अलग अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, और यूट्यूब पे जो भी ये क्लास देखेगा वो तो फिर आराम से कमेंट कर ही देगा अगर कोई डाउट हुआ तो, या फिर टेलीग्राम का लिंक हम देते ही हैं ताकि वो क्लास में आकर हमसे पूछ सके। रसिक गोविंद हमने पढ़े, प्रताप शाही हमने पढ़े, भिखारी दास हमने पढ़े, सर्वांग निरूपक में देव पढ़े, सोमनाथ पढ़े रस पीयूष निधि वाले। ठीक है। इसके अलावा कुमार मणि कुलपति मिश्र भी पढ़े रस रहस्य वाले। बहुत बढ़िया है यार ऐसा। बिल्कुल एक टाइम पे सब चीज़ें बहुत हार्ड लगती थी मुझे भी ऐसा है बिल्कुल, और आप सबके साथ पढ़ते ठीक ठाक लगने लग गए। अब देखो सर्वरस, श्रृंगार रस या नायक नायिका भेद निरूपक कवि। अब ये याद रखना आप कि अगर आपको कभी भी कोई श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ या रस निरूपक ग्रंथ छांटना है या नायक नायिका भेद ग्रंथ छांटना है तो यूँ मान के चलो कि तीनों ग्रंथ एक ही प्रकार का होगा। नायक नायिका भेद का वर्णन करते हुए डिटेल में ही हम रस को विस्तार से समझा सकते हैं, बिना रस को विस्तार से समझाए बिना नायक नायिका भेद भी वर्णन नहीं होता है। अतः रस निरूपक ग्रंथ 99.99% चांस है कि वो नायक नायिका भेद का ग्रंथ भी जरूर होगा।
ठीक है, याद रखना ये बात मेरी। अब हम सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपक कवियों को पढ़ेंगे हम। अब देखो क्या कहते हैं इस वाले पैराग्राफ में, ये पहले तोष को शुरू करेंगे, उससे पहले ये भूमिका दे रखी है कि इस वर्ग के कवियों की संख्या दूसरे वर्गों के कवियों की तुलना में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त ये लोग इस युग के साहित्य की प्रवृत्तियों विशेषताओं का प्रतिनिधित्व भी सर्वाधिक कराते हैं। रीति निरूपण की दृष्टि से यदि इन्हें देखें तो कहना होगा कि इनमें से चाहे सर्वरस विवेचक हो और चाहे श्रृंगार अथवा नायक नायिका भेद निरूपक सभी ने नायक नायिका भेद का विवेचन तो अत्यंत मनोयोग के साथ किया ही है। श्रृंगार रस का विवेचन भी थोड़े से नायिका नायिका भेद के विवेचकों को छोड़कर सबका प्रिय विषय रहा है। ठीक है ना। अब देखो आ गई ना वही बात कि श्रृंगार रस का विवेचन भी थोड़े से नायिका नायिका भेद के विवेचकों को छोड़कर सबका प्रिय विषय रहा है ना। उसके बाद ये है कि किंतु कहना न होगा कि श्रृंगार रस और नायक और नायिका भेद विवेचन की ये व्यापक प्रवृत्ति यद्यपि सर्वांग विवेचकों तक में भी इन लोगों के समान ही सर्वाधिक प्रचलित रही है, किंतु कुल मिलाकर इस दिशा में किसी प्रकार का मौलिक योगदान नहीं हो पाया है। जो भी उद्भावनाएं अपने आप में मौलिक प्रतीत होती है उनमें या तो मौलिकता ही नहीं है या फिर वे अत्यंत इतनी अशास्त्रीय है कि उनमें किसी प्रकार का महत्व देने में संकोच होता है। वर्ण, प्रदेश आदि के आधार पर नायिकाओं के विविध भेदों की परिकल्पना तथा संसार तथा श्रृंगार के इतर रसों का अंतर्भाव आदि इसके प्रमाण है कि इनमें न शास्त्रीयता है न गणनीय मौलिकता है। इनके विवेचन का आधार भी अत्यंत सीमित कहा जा सकता है। संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी, रस तरंगिणी तथा हिंदी में कृपाराम की हित तरंगिणी, केशवदास की रसिक प्रिया, रहीम कर्त बर्वे नायिका नायिका भेद और नगर शोभा ही इनके आश्रय ग्रंथ रहे हैं। ठीक है। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने भरत के नाट्यशास्त्र, धनंजय के 10 रूपक और रुद्रभट्ट के श्रृंगार त्रिकाल से लिया है। इधर विवेचन शैली भी इनकी लगभग एक जैसी ही है। सामान्यतः लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्व, सवैया अथवा दोहा छंद भी में दिए गए हैं। जो भी उदाहरण दिए गए हैं, विवेचन की विशेषता अपने आप में यही रही है कि लक्षण स्वच्छ अथवा उदाहरण तदनुरूप सुबोध एवं सरल है। जहाँ तक कवित्व का प्रश्न है, इसका निर्वाह प्राय सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में यथासंभव ईमानदारी से किया है। विवेच्य विषय के अनुरूप इनकी अधिकांश रचनाएं श्रृंगार की है। इतर विषयों से संबंधित रचनाएं केवल श्रृंगारेतर रसों के उदाहरण के रूप में देखने को मिलती है। अब बिल्कुल भी काम करना ही है। इस पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियाँ देखो आप तो बस कि कुल मिलाकर इन कवियों की रचनाएं कलापूर्ण कही जा सकती है। इनमें अपनी रीति निरूपण के समान ही सफलता मिली है। प्रस्तुत प्रसंग में सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपक कवियों में कतिपय परिचय देना असंगत न होगा। तो अब उनका परिचय देखते हैं कि कौन कौन से रस निरूपक कवि हैं जिनमें तोष का नाम आता है। और तोष का नाम आते ही सिर्फ सुधा निधि अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर भी हम सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण कवि और उनके बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे, सबको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो संस्कृत के आचार्य को आश्रय लेते हुए अपने ढंग से रस निरूपण करने वाले इस युग के आचार्य में तोष का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। वह इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर, अच्छा ठीक है, सिंगरौर नाम से भी दे रखा है। श्रृंगवेरपुर नामक स्थान के निवासी थे। इनके पिता का नाम चतुर्भुज था। ये सरयू पारीण शुक्ल ब्राह्मण थे। इनके द्वारा रचित सुधा निधि, नक्षिक और विनय शतक, ये 3 ग्रंथ कहे जा सकते हैं। तीनों ही लिख लेना आप, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुधा निधि जितना पूछा जाता है, हो सकता है कभी मूड हुआ तो विनय शतक पूछ लिया जाए। नक्षिक तो आपको पता है, इसे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो बैरीसाल ने भी लिखा है। ठीक है। और ठीक है बाकी तो ये तो केशवदास का ही मिलता है इस नाम से एक ग्रंथ। इनमें से सुधा निधि ही आज उपलब्ध है जो 1634 में लिखा गया है। कुछ लोग रचनाकाल संबंधी इन दोहे के पाठभेद के आधार पर 1734 का समय बताते हैं। सुधा निधि में विषय विवेचन के साथ नवरस परिगणन तथा विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, प्रेम के उल्लेख के साथ दिया गया है। इसके पश्चात श्रृंगार के आलंबन विभाव के अंतर्गत क्रमशः नायक नायिका भेद के भेद उपभेद, ठीक है, और नायिका भेद, एक सेकेंड, नायक नायिका भेद के भेद उपभेद, नायक की संख्या और अनभिज्ञ नायक दर्शन के चारों भेदों का उद्दीपन विभाव के भीतर क्रमशः वर्णन, व्यवसाय के आधार पर विभिन्न प्रकार की द्वितीयों, 4 प्रकार के सखियों, विभिन्न प्रकार के उद्दीपक पदार्थों का विवेचन किया है। विभाव के विवेचन के उपरांत संयोग, वियोग, सामान्य, मिश्रित नाम से श्रृंगार के 4 भेदों का वर्णन किया गया है। अर्थात श्रृंगार रस के कितने भेदों का वर्णन किया है? 4। संयोग, वियोग, सामान्य, मिश्रित नाम से श्रृंगार के 4 भेदों का वर्णन किया गया है।
ठीक है, ये भी अपने काम का नहीं होगा। बाकी अब देखो ना, कोई भी रस निरूपक कवि होगा तो अगर हम बताओ रस संप्रदाय पढ़ेंगे है तो क्या हम ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो ये खुद बोल रहा है भी, बताओ। हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, विभाव विभाव अनुभाव स्थायी भाव आलम्बन भाव नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और रस सिद्धांत पढ़ेंगे तो इन्होंने भी कोई नया चीज़ थोड़ी लिखी है, उन्हीं चीज़ों को जो लिखा जा चुका है पूरा उसी को अनुवाद किया है, खत्म बात। तो उसका ये हो ही जाएगा सुधा निधि। अब नीचे इन्होंने दे रखी है कि 8 रसों 33 संचारी भावों, भाव संधि, भावोदय, भाव सबलता के मात्र उदाहरण दे दिए गए हैं। अब इन्होंने उदाहरण दे दिए, हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है और कब इनका जन्म होता है, ठीक है ना। और भावाभास भी हम पढ़ चुके हैं, रसाभास भी हम पढ़ चुके हैं, संचारी भावों में अंतर, रसोदोष आदि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए विवेचन समाप्त कर दिया है। तो ये बता रहा है कि उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ग्रंथ याद रखना आप तोष के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले कवि देखिए, देखो तोष के बारे में, कवित्व के बारे में भी कहा हुआ है कि तोष का कवित्व भी कम सराहनीय नहीं है, अर्थात सराहनीय है, अर्थात तोष एक अच्छे कवि भी थे, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। कि कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में एक से बढ़कर एक आकर्षक नवीन बिंबों की सृष्टि ही नहीं हुई है, अपितु विभिन्न अलंकारों तथा नियोजित विविध प्रकार के रेखाओं ने चेतना का स्पर्श कर आह्लादित करने की क्षमता भी उनमें उत्पन्न कर दी है। किसी भी रचना को उठाकर देख लीजिए, उनमें दूसरे की अपेक्षा अपना वैशिष्ट्य सहज ही अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल इतना ही काम का है हमारे, और ज़्यादा काम का बिल्कुल भी नहीं है। ये भी हमने ज़्यादा पढ़ लिया। तो उसकी रचना याद रखना, सर्वांग रस निरूपक या फिर रस निरूपक कवि है। इंपॉर्टेंट रचना आपको बताई दी मैंने, और कवि भी बहुत ठीक ठाक है, बल्कि बहुत अच्छे खासे कवि हैं, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा पंक्तियाँ महत्वपूर्ण नहीं है। रसलीन, बिल्कुल रसलीन को भी आपने पढ़ा हुआ है। रसलीन की पंक्तियाँ और रसलीन की रचनाएँ ही महत्वपूर्ण होती है, तो रसलीन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पद्माकर को पढ़ेंगे डिटेल में। कि व्यवस्थित विवेचन और कविता का समान रूप से निर्वाह करते हुए रीति निरूपण करने वाले इस युग के इन्हें गिने आचार्यों में सैयद गुलाम नबी रसलीन, जो कि बहुत बार नाम इनका पूछा जाता है, नाम तो बहुत बार पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है इनका, ठीक है ना। कि सैयद गुलाम नबी रसलीन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये अच्छे संगीतज्ञ होने के साथ साथ सुयोग्य सैनिक भी थे, तीरंदाज, घुड़सवार भी थे। इनकी रचनाएं दे रखी है यहाँ पे देखो। कवित्व सवयत तथा कतिपय लोकगीतों के अतिरिक्त इनके द्वारा रस प्रबोध और अंग दर्पण नामक 2 रीति ग्रंथ भी मिलते हैं, जिनमें क्रमशः रस विवेचन और नक्षिक वर्णन दिए मिलता है। क्रमशः अर्थात रस प्रबोध में तो मिलता है रस विवेचन, और अंग दर्पण में मिलता है नक्षिक वर्णन। हो सकता है कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा रस निरूपक ग्रंथ है। ऑप्शन में रस प्रबोध भी हो और ऑप्शन में रस पीयूष निधि भी हो, ऑप्शन में रस सारांश भी हो, ठीक है ना। रस सारांश तो चलो हो सकता है रस निरूपक ग्रंथ हो, लेकिन रस पीयूष निधि तो नहीं है ना बिल्कुल भी। इधर से अपना वो एक ग्रंथ है रस रहस्य, वो भी नहीं है। रस भले ही नाम रस से शुरू हो रहा है, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, सोमनाथ का रस पीयूष निधि, परंतु रस प्रबोध जो कि रसलीन का ग्रंथ है, जो कि रस निरूपण ग्रंथ है। और अंग दर्पण मतलब अंग क्या होता है, एडी से लेकर चोटे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अंगों का विस्तार से वर्णन, अर्थात नक्षिक वर्णन, नाखून से लेकर शिखर तक, ऊपर तक वर्णन, ठीक है ना, ये मिलता है। इसके अलावा फारसी शब्दों का भी इन्होंने अपनी रचनाएं की है। जब एक बात बताया, सैयद गुलाम नबी नाम है इनका, सैयद गुलाम नबी, अर्थात मुसलमान है, मुगल है, उर्दू का ज्ञान अवश्य होगा। उर्दू का ज्ञान होगा तो अरबी फारसी शब्दों का ज्ञान अवश्य होगा ही सही, ठीक है ना। और इसमें दे रखा है कि रस प्रबोध में तो यद्यपि सभी रसों का वर्णन हुआ है, ठीक है ना। नीचे पैराग्राफ को बीच में पढ़े हैं हम, तो दे रखा है कि अंत में 12 मासा सहित वियोग श्रृंगार का वर्णन करके शेष 8 रसों की विभागवादी सामग्री तथा उनमें से कतिपय भेदों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक से संबंध उदाहरण देकर ग्रंथ समाप्त कर दिया गया है। लक्षण और उदाहरण दोनों ही दोहों में है। रस और नायक नायिका भेद संबंधित इस विवेचन को देखकर सहज ही आभास हो जाता है कि इसका आधार अन्य विवेचकों की तुलना में पर्याप्त विस्तार है, ठीक है। बाकी हमारे काम का नहीं है। अगला पैराग्राफ जो दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं हम। पहली लाइन कि रीति निरूपण के समान इनका कवित्व भी इस युग के कवियों में वैशिष्ट्यपूर्ण है। अब देखो ये चीज़ हमको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हमने ये पैराग्राफ शुरू किया था, यानी कि तोष को पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद रसलीन को, उससे पहले जब हमने इसकी भूमिका पढ़ी थी ना सर्वांग रस निरूपक कवियों की, तो वहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि इन कवियों में जो कवि कर्म था ना, वो भी बहुत शानदार तरीके से था, वो भी वैशिष्ट्यपूर्ण था, अर्थात कवि कर्म में भी ये समर्थ थे।
तो इसलिए हम इनको डिटेल में नहीं भी पढ़े तो भी चल जाएगा, परंतु चलो 2-4 लाइन हम देख लेते हैं कि रीति निरूपण के समान इनका कवित्व भी इस युग की कवियों में वैशिष्ट्यपूर्ण है। रसवादी होने के कारण इनकी अपनी रचनाओं में रस का सम्यक परिपाक इन्होंने किया है। अभिव्यंजना शिल्प भी इनके काव्य की अपनी विशेषता बन गई है। ठीक है, यही इतना सा महत्वपूर्ण है, काफ़ी है। अब इसके अलावा इनकी पंक्तियाँ दे रखी है, अगले देखो आप कि यूँ तिये नैनन लाज में लसत काम के भाई, और मिले सलील में नेह ज्यों ऊपर की दर्शाई, और अगिन रूप बनी रहे बिरह कत जारत है मोही, और तिये तन पानी पाई के बोरी मारियो तो ही, है ना। तो ये भी अपने काम की पंक्तियाँ नहीं है वैसे तो, कि कविता का सौंदर्य वास्तव में वक्रता की अपेक्षा स्वाभाविकता में अधिक निहित रहा है ना। एक होता है वक्रता का मतलब टेढ़ा कथन करना, ठीक है ना, सीधे तरीके से बात करना कहना, क्योंकि वो वक्रता सिद्धांत पढ़ा था हमने कुंतक का डिटेल में। स्वाभाविकता में अधिक निहित रहा है इनका, है ना, जो ये बात करते थे। और ये पंक्तियाँ दे रखी है, ठीक है ना। वो पंक्तियाँ किसकी थी वैसे बताना मुझे। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ठीक है ना, रसलीन की पंक्तियाँ थी वो, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, वो पूछी जाती है बहुत बार, याद रखिएगा। पद्माकर इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो क्या लगता है पद्माकर हो जाएगा या कल शुरू करें, है ना। लगभग 45 मिनट की तो ये वाली क्लास हो गई रिकॉर्डिंग की, और मुझे लगता है कि इतिहास ग्रंथ बोझिल ना हो जाए, इसलिए इतना काफ़ी है। बाकी पद्माकर हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपके प्रश्न डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बताना फिर, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।